चलें सर आगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत सारे बच्चों को पता ही है, और नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। छोटा मोटा टीचर हूँ और मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट की 2009 में। 2014 में आप समझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी एंड हो चुकी। आर्टिकल्स मैंने पीडब्ल्यूसी से की। सर क्या आपका सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ? नहीं सर, मेरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। सीए फाइनल में मेरे पेपर्स रुके, इवन एक पेपर चौथी दफ़ा में निकला। सही है, तो मुझे पता है कैसे फेल होना है, तो मेक श्योर करूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग कोई भी फेल ना हो। मैंने फेल होके सीख लिया कि यार क्या गलतियां हम करते हैं कि फेल होते हैं। चले सर, फिर 2014 में आर्टिकल्स पीडब्ल्यूसी से करने के बाद मैंने के इलेक्ट्रिक में जॉब की। के इलेक्ट्रिक के बाद यूनिलीवर में गया। यूनिलीवर के बाद लोड्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, सही है, उसके अकाउंट्स को हेड किया। और फिर उसके बाद एक फर्म है जिसका नाम है जाहिद जमील एंड कंपनी। उसके पाकिस्तान भर में 7 शहरों में ऑफिस है। उसका कोयटा और कराची का पार्टनर मैं हूँ। मैं मतलब उसका कोयटा और कराची का बिजनेस देख रहा हूँ। सर फिर टीचिंग के बारे में बताएं। टीचिंग मैंने शुरू की जैसे ही बस क्वालिफाई हुए 2015 में शुरू कर दी टीचिंग। 2015 से मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ 2009 से। तो सर तकरीबन 8वां साल है टीचिंग कैरियर में। अब तक माशाल्लाह मेरे 4 गोल्ड मेडल और 1 मेरिट है। FAR 1 में 1 मेरिट है, FFR में 1 गोल्ड मेडल है और 3 गोल्ड मेडल FAR 2 में है। तो मतलब फाइनल में भी है, कैफ में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर मैं हमेशा से एक बात जो आपके दिमाग में मुझे बात डालनी है ना, वो ये है, पहले तो मुझे बताएं कितने बच्चों को ऐसा लगता है, अभी तो खैर इतना नहीं लग रहा होगा, पीआरसी दे रहे हो, कि सीए मुश्किल है। कितने लोगों को लगता है, क्या सुना हुआ है कि सीए मुश्किल है, जिंदगियां लग जाती हैं? कितनों ने सुना हुआ है? हाथ उठाएं। माशाल्लाह, सही है सर, सबको ऐसा लगता है कि सीए मुश्किल है और जिंदगियां लग जाती हैं। तो सर क्या वाकई में जिंदगियां लगती हैं? मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको इंशाअल्लाह, देखें मैं एक बात बता दूं, ये बात पहली क्लास में और बाखुदा यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मतलब वो स्टूडेंट था कि सर जिसका खानदान में जो सब बच्चों में सबसे बुरा ग्रेड आता था इंटर में, मैट्रिक में। खानदान के अंदर आपको तो पता ही है, खवातीन के तो माशाल्लाह शुरू से ही 90s में परसेंटेज, सही है। तो हमारी आती थी सबसे एंड में, तो घर वाले कहते थे क्या है यार तू नाक कटवा देता है पप्पो के बेटे की इतनी, और तू देख यार। खैर फिर इंटर में भी ऐसा ही हुआ, सब दोस्तों में सबसे बुरी परसेंटेज। लेकिन सर सीए में अल्लाह का एहसान है कि माशाल्लाह सबसे तकरीबन आगे निकल गया। उसके पीछे वजह क्या थी सर? जो मेरी इंटर की वीकनेसेस थी ना, वो मेरी सीए में स्ट्रेंथ हो गई। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग में से कितने लोग इंटर बैकग्राउंड के हैं मेरी तरह? सर इंटर में आपको याद होगा, हम इंटर में और उसमें इधर उधर के नोट्स, प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स मार के रट्टे मार लेते थे, है ना, और मार्क्स अच्छे आ जाते थे। अब हमारा मसला ये था कि मैट्रिक में हमारी एक टीचर थी कैरमिन पारेख, जो कि BVS की फिर प्रिंसिपल बन गई, लेकिन वो हमें पढ़ाती थी। उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, वो नहीं होता वो स्कूल वाले फजूल डराते हैं कि प्रीलियम्स अगर आप उसमें आपने जो है ना ये नहीं किया वो नहीं किया तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो बच्चे थे, डरते थे। तो सर हुआ यही कि उन्होंने कहा था अगर किसी ने रट्टा कहीं से मार के कोई भी चीज़ लिखी ना, आंसर की ना इंग्लिश के अंदर, उसका एडमिट कार्ड रोक लूँगी। तो उस वजह से हम तो अल्लाह माफ़ करे अपनी इंग्लिश में लिखते थे, इसी वजह से अंग्रेज़ी में मार्क्स फाइनल बोर्ड में भी कम आए। लेकिन सर वही चीज़ सीए में मेरी स्ट्रेंथ हुई। मेरे सारे दोस्त रट्टे के पीछे लगे हुए होते थे ये याद करें, और मुझे पता था कैसे लिखना है। तो याद रखें सर, स्मार्ट स्टडी, मेरा मेन मकसद क्या है, आपको स्मार्ट स्टडी सिखाना, क्लास के अंदर ये चीज़ सिखाना कि पेपर में कैसे परफॉर्म करेंगे। क्या कहा मैंने? क्लास में ये सीखना पेपर में कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, तो ये बात सब बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए कि सर हम क्लास में सीखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने मिनिमम एफर्ट्स में माशाल्लाह सीए पास किया है और बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। आप लोगों को भी इंशाल्लाह कराएंगे। सर जब से मैंने स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स पे फोकस किया है,
उसके बाद से ही माशाल्लाह मेरे बच्चों के गोल्ड मेडल आना शुरू हुए। और मैं हल्फियन ये बात कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट से पूछिएगा, मेरे टॉपिक्स या मेरे पेपर्स के अंदर मैं कहता हूँ तुमने क्लास में कर लिया, एंड में क्विज भी होता है वो कर लिया, फिर इसके बाद तुम्हें टेंशन ही नहीं। देखो मैं ये बात जानता हूँ, तुम लोग मसरूफ लोग हो, इंटरनेट जब से तुम्हारे पास है, सही है, तो फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टाइम ही नहीं मिलता है ना सर। तो ये बात मैं अपने आपको तुम्हारी, मैं फितरत के करीब टीचर हूँ। तुम देखोगे मेरी क्लासें जो है ना, बहुत हुआ तो 2 घंटे की, वरना मेरी एक क्लास की एवरेज ड्यूरेशन होती है 1.25 से 1.5 घंटा। सही है सर। और मैं कोशिश करता हूँ उसी में, क्योंकि मुझे पता है इतना अटेंशन स्पैन ही नहीं है। साइंस कहती है कि एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल, तुम्हारी बात नहीं हो रही अभी, 8 मिनट से ज्यादा एक जगह फोकस नहीं रह सकता पढ़ाई वढ़ाई की चीजों में। सही है सर। हाँ, फिल्म देख लेंगे, लेकिन पढ़ाई में 8 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ साइंस ये भी कहती है कि एक नौजवान इंसान दिन में, नौजवान नॉर्मल इंसान दिन में कम से कम 8 मरतबा अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सोचता है। ये भी नॉर्मल है। सही है सर। तो मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हैं, उसके साथ पढ़ाई भी करवानी है। तो सर उस पर हम आएंगे इंशाल्लाह। और स्मार्ट स्टडी होती है कि यार क्लास में ऐसा पढ़ो कि तुम पास हो जाओ, तुम्हें पता हो किस चीज पे कितना फोकस है, क्या टेक्निक्स है, आखिरी में रिवीजन क्या है। तो सर FAR 1 की इब्तिदा करते हैं इन्हीं सारी बातों से। सबसे पहले मेरा फोकस होगा किस पे? स्मार्ट स्टडी पे। अकाउंट्स FAR आप लोगों ने अभी PRC का पढ़ लिया है ना सर। कोई ऐसा बच्चा है और बगैर डरे बगैर शर्माए मुझे पढ़ा बताएं जो FC वाला हो और जिसने PRC का अकाउंट्स नहीं पढ़ा हो, जिसको अकाउंट्स की अलिफ बे भी ना हो। सही है, ठीक है सर। तो आप लोगों ने FAR 1 PRC में मेजॉरिटी ने पढ़ लिया, एक आदमी नहीं पढ़ा, कोई मसले की बात नहीं। बट सर मैं आपको बताता हूँ CA में ना, प्रैक्टिकल पेपर्स में और थ्योरी में भी बच्चा क्यों फेल होता है। मेरा अपना तजुर्बा है 3 वजह से। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रीजंस फॉर फेलियर पहली क्लास में ही बता दें ताकि आपको पता हो कि हमें ये काम नहीं करना। ये है हमारे पास रीजंस फॉर फेलियर, बच्चा क्यों फेल होता है। सर कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं होते। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बड़े गौर से। शुरू में बहुत सारी बातें, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग अभी मेजॉरिटी PRC से उससे आ रहे हो ना। सर आपको पता है ICAP एक चीज निकालता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं स्टडी टेक्स्ट, है ना, और बच्चा उसको इग्नोर करता है। आपको पता है कि एक स्टडी टेक्स्ट बनाने में मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करता है। तो कुछ तो है ना सर, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखें टीचर, मैं भी आपको जितने भी कॉन्सेप्ट दूं, मेरी आदत है मैं हर टॉपिक के एंड में स्टडी टेक्स्ट खुलवाता हूं ताकि तुम ये मेक श्योर कर लो सर ने कोई चीज छुड़वा तो नहीं दी। इंसान है यार, कोई चीज भूल भी सकते हैं, ताकि हम वहीं पे कवर कर लें। स्टडी टेक्स्ट चाहे थ्योरी पढ़ो चाहे प्रैक्टिकल, थ्योरी में तो ये बहुत हेल्प करती है सर। थ्योरी में ICAP बहुत तेज है, मुझे अपने टाइम से लगता है और तुम्हें भी लगेगा। आएगी जरूर जाओगे कि हर क्लास में उसका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, सीक्रेट एजेंट। उसको जहां लगता है ना कि यार ये चीज सर ने जो है ना नहीं करवाई, पेपर में वही चीज दे देता है। पूरे सिलेबस में से सर ने 99% चीजें करा दी, अगर एक चीज नहीं कराई पेपर में तो सर कॉन्सेप्ट्स की गारंटी मेरी है। इसको हम इंश्योर करते हैं किससे? स्टडी टेक्स्ट। दूसरी चीज, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे, प्रैक्टिस ही नहीं की, है ना सर। एक बंदे ने क्रिकेट देखी बहुत, समझी बहुत कि कवर ड्राइव कैसे लगती है क्या है, कभी ग्राउंड में ही नहीं किया सर, तो क्या करेगा वो? कॉन्सेप्ट काफी नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी है सर, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इंशाल्लाह मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। मेरे साथ जो सर काजी हैं, यकीन माने वो इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आप हाथ जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर बस करें। लेकिन काजी नहीं भाई, मैं उसको बोलता हूँ, अब जैसे मेरी माशाल्लाह बुक है, काजी की भी इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन काजी टॉपिक वाइज हैंड आउट देता है, बुक नहीं देता। मतलब काजी क्यों नहीं देता? बोलता है यार देखे सर आपकी बुक है, आपके माशाल्लाह हैंड आउट। सर मुझे ना हर दफ़ा बेचैनी होती है कि यार 2 सवाल और डाल दूँ, 2 सवाल। बोलता है यार मुझे सर वो और कभी कभी टॉपिक के बीच में मुझे लगता है कि यार 2 सवाल और डाल दूँ। सही है। तो इस वजह से काजी बहुत प्रैक्टिस कराता है।
सही है सर। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। अब सर बड़े गौर से सुनना, तुम लोग है ना अभी खानदान में चौड़े फिर रहे होगे, सीए इंजीनियर हटा, सही है, क्या करेगा, मतलब आप देखें इंजीनियर हमारे मुल्क में क्या करता है, 90% इंजीनियर टीचर है, पता है आपको। आप जाएं अपने कभी जिन्होंने इंजीनियरिंग से किया हुआ है, आप जाके देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर से पूछे मैथ्स के क्या था, इंजीनियर है ना सर, वो बोलता है इंजीनियरिंग में इतने पैसे ही नहीं है। और वाकई में हमने कॉर्पोरेट में देखा है, इंजीनियर बेचारा पास आउट हो जाता है, उसको 25-30 हज़ार की नौकरी मुश्किल से मिल रही होती है। सही है सर, बोलते हैं हटाए इसको भाई टीचिंग। ओ लेवल्स में कितने केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर हैं जो कि माशाल्लाह लाखों कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, इंजीनियर हैं, और उन्होंने कहा बाहर में जाए इंजीनियरिंग भाई। सही है, तो आप चौड़े होते हुए फिरते हैं कि भाई इंजीनियर ये वो। मैं आपको एक बात आज या शोर्टी साबित भी करूंगा, सीए जो है ना, उसमें जो हम कंटेंट पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं ना, वो इंजीनियरिंग के लेवल की हैं। कोई मतलब जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत शायद आप भी करेंगे, ऐसा नहीं कि वो बेचारे हल्के हैं, नहीं, फर्क है। ये आईकेप के पास एक चीज है जिसकी मदद से आईकेप आपके साथ खेल जाता है, टाइम एंड। सर दो चीजें देखें, आईकेप को समझें, ये सब चीजें मैंने समझी तभी मैं स्मार्ट स्टडी की बातें करता हूं। 6 महीने में ना आईकेप तो मैं वो चीज पढ़वाता है जो कि एक नॉर्मल इंजीनियर वगैरह 1.5 से 2 साल में पढ़ता है। तो एक तो वैसे ही 6 महीने, सही है सर। दूसरी चीज, आईकेप प्रेशर के साथ खेलता है, सही है सर। आईकेप कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी डाल देगा, होगी बहुत सिंपल, तुझे पेपर में परेशानी हो जाएगी, अंग्रेजी के साथ। उसको पता है हम इंटर वाले होते हैं, उनके साथ अंग्रेजी के मसाइल हैं, तो अंग्रेजी में 1-2 इतने भारी वर्ड यूज करेगा, सही है, कि तू परेशान। इसी तरीके से मैथ्स में घुमा देगा, FAR 1 के पेपर में तूने मैथ्स डाल दी भाई, ये चीज छुपा रहा हूं, क्यों छुपा रहा है, सही है। बट आईकेप ये सब काम करता है। मेजॉरिटी बच्चा पढ़ने वाला सर कहां फेल होता है, यहां। सर देखें, पढ़ के सभी जाते हैं, कोशिश कर, किसी के 2-3 कॉन्सेप्ट छूट गए, चलो प्रैक्टिस। सर ये चीज है ना, इसके ऊपर मेरी फोकस ज्यादा होगी। क्यों सर, ये कैसे होगी, पहली क्लास से इंशाल्लाह शुरू कराऊंगा कि सर हमें किस तरीके से बेटा, थैंक यू, हमें किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है पेपर में। सर मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी बच्चा, अभी भी पूछना जो FAR 1 तुम्हारे दोस्तों ने दिए, मेजॉरिटी का पेपर पूरा नहीं हुआ होता, छूट जाता है 10-15 नंबर का। फिर प्रेशर मैनेजमेंट, सर मुश्किल सवाल पड़ गया, हालत टाइट। अच्छा मैं यहां पर एक बात, बहुत अच्छी बात करता हूं मैं, आईकेप के हम रिजल्ट्स भी देखते हैं ना, आईकेप के स्टेट्स हमारे पास हैं। सर आपको पता है आईकेप के अंदर जो मिडिल परफॉर्मर वाले हैं ना, जो कि 51, 50, 52 पे पास होते हैं, वो ज़्यादातर बॉयज़ है। खवातीन जब पास होती है ना, तो या तो वो 65, 68 में होती है, और जब वो, अच्छा फेल भी बॉयज़ मिडिल में होते हैं ज़्यादा, 40s में। मेजॉरिटी खवातीन फेल हो रही होती है 30s, 20s। वजह क्या है, मैं आपको इस पर वजह बताता हूँ। देखिए लड़के जो होते हैं ना, वो नेचुरली उनको प्रेशर रिलीज करने आता है। पेपर में गए, मुश्किल पेपर देखा, सबसे पहले अपने आप को 2-4 गालियां दी, पढ़ा रहे तो उसके चक्रों में वो आके पेपर करवाएगी, अब सही है। फिर 1-2 अगर टीचर का कोई भंडे तो टीचर को सुना दिया, बे यार क्या आदमी है, और बेतहाशा गालियां आईकेप को दी। और पेपर के दौरान ये फ्री हो गया, कहा आओ आप करते हैं पेपर। अब खवातीन शायद ये काम नहीं कर पाती, इसलिए वो परेशान, या अल्लाह ये सवाल आ गया क्या करूंगी। तो ये लड़का माइंड में प्रोविजन बना चुका होता है, फेल हो रहा हूं, मेहनत तो कर लूं भाई, सही है, कुछ तो कर लूं, अच्छे नंबरों से फेल हूं। सर खवातीन से गुजारिश है कि आईकेप को समझ जाएं। मैंने उस दिन ओरिएंटेशन में ही बताया, फिर बताता हूं, आईकेप रिपोर्टिंग के पेपर में साल के 6 पेपर बनाने के लिए ना 1.5 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च कर रहा है। तो आप सोचें 25 लाख रुपए वो एक पेपर पे खर्च कर रहा है अगर, तो जो उसका एग्जामिनर होगा क्या वो हल्का पेपर बनाएगा, नहीं। सर वही तो सिखाना है कि किस तरीके से मुश्किल सवाल में से मार्क्स उठाने, ये सब चीज़ें। अब ये चीज़ हम मिस करते हैं, और ये बच्चे को हम टीचर मिस करते हैं। हमने बस कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिस, ये भाई इस पे कौन फोकस करेगा।
उसने आज तक ऐसे पेपर नहीं दिए जब 3 घंटे में आप जा रहे हो, आपको लग रहा है जंग लड़ रहे हो। मैं आपको एक और बात बता दूं सर, 80 to 90% बच्चे जब पेपर शुरू होता है और पेपर खत्म होता है, उस दौरान उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं वॉशरूम की, वो भी रुक जाती हैं। प्रेशर लेवल वो होता है भाई, प्रेशर लेवल। क्यों सर? करना है भाई, पास होना है। और यकीन मानो तो ये 3 घंटे में अगर हमने तुम्हें सिखा दिया, अब इस 3 घंटे के लिए सर आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। सर टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पूरा क्विज हो, लेकिन सर टॉपिक के क्विजेस तो होते रहेंगे। जो मेरा मेन मोटो होता है ना, मेरी बात सुनना, मैंने पूरा सीए कैसे निकाला और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अप्रोच मुझे बहुत कामयाब रही। अच्छा ये बात आपको पता है कि हमारे ज़माने में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट होते थे, सही है, और कराची के अंदर, और उन दोनों इंस्टीट्यूट की मोनोपोली थी, सही है। एक तो यहाँ पर 2 गली पीछे ही है, सही है, यूनिफॉर्म वाला, और दूसरा दानिश मोटर्स के पास है, खालिद बिन वलीद रोड, सही है, उसके पीछे दानिश मोटर्स। अब सर मोनोपोली होती थी, अच्छे बच्चे ये यूनिफॉर्म वाले में चले जाते थे, गंदे बच्चे, सही है, मतलब ये था, सही है, मतलब जो बच्चे अच्छे समझ में आ गए वो गंदे सारे जमा हो रहे बैक बॉयज खालिद बिन वलीद रोड पे, सही है। यही 2 थे। अच्छा जब देखो यार, जाहिर सी बात है, जब ये वाले काम होते हैं ना तो सर कंपटीशन नहीं होता ना तो कस्टमर की वाट लगती है, तो हमारी तो वाट लगी थी। क्यों सर? हमें पास पेपर्स ही नहीं करवाए जाए, कुछ भी नहीं करवाया जाए, तो हमारी बहुत ज़्यादा वाट लगती थी। लेकिन सर फिर जो जो इंस्टीट्यूट आते गए, टीचर्स ने ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा पढ़ाना शुरू किया। अब बच्चे को एक एक चीज़ कराई जा रही है, सारी चीज़ें। अच्छा जब ये चीज़ आईकेप ने नोट किया, आईकेप ने भी कहा यार ये तो इनको तो सब आ रहा है, बोला रहा। अब मैं आपको कसम खुदा की ये बात बता रहा हूँ कि आप लोग जब पेपर में बैठते हैं आपका लेवल हमसे बहुत अच्छा होता है। आपका लेवल, हम जब आपके ज़माने में बैठते थे ना तो बिल्कुल लल्लू की तरह बैठते थे, हम बस ये याद कर लिया, समझ में नहीं है, रट्टा मार लिया। आप लोग चीज़ें माशाल्लाह, क्योंकि टीचर दो ओवरऑल मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बड़ा, सबने ज़्यादा एफर्ट्स डाली। लेकिन आईकेप ने कहा मैंने भी पेपर मुश्किल कर दिया। 2010 से पहले वाले पेपर, फिर आईकेप की पॉलिसीज तुम्हें समझा रहा हूँ, ये इदारा है क्या, चलता था, कि तुम्हें समझ में आ जाए कैसे करना है। सर हम जब थे ना 2009-10 में हम अपना कैफ कर रहे थे, तो आप यकीन माने हमारा ईमान उठ चुका था उन चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो 90s में क्वालिफाई हुए। हमने कहा यार ये सवाल करके ये पास हुआ है, चाचा इतने भरम देता है, मैं सीएफओ हूँ, सवाल तो देखो इसके यार, मतलब ये सवाल तो मैं अभी यूं करूँ और 2 मिनट में 10 नंबर। और वाकई में आपका भी, आप 90s वाले सवाल देखेंगे ना, आपको अफसोस होगा कि मैं लेट क्यों पैदा हुआ, सही है। बोलते यार सीए कितना आसान था, लेकिन आप उनसे पूछें तो वो बोलेंगे भाई कोई तुम्हारे, फिर हमें तो 2 इंस्टीट्यूट मिले, उनको तो कोई भी नहीं मिला, सही है। सर फिर दूसरी बात सुनिएगा, हमारे सवालात भी आपको आसान लगेंगे, और मैं खुद एज अ टीचर कहता हूँ उस ज़माने में आसान थे, अब सवालात बहुत, लेकिन हमें आपको सिखाना है कि भाई तुझे कितने नंबर चाहिए। अब उसके लिए मैं आखिरी वीक में, मैंने पूरे सीए में क्या करता, मैं 5 महीने ना तबीयत से पार्टी करता। मतलब हराम है कि मैं घर पे होमवर्क के लिए कोई किताब विताब खोल लूँ। हाँ क्लासें पूरी लेता था, क्लास मिस नहीं करता था, लेकिन घर पे नहीं पढ़ता था, फुल टाइम पार्टी सीन ऑन। अच्छा मॉड्यूल इसी तरीके से निकल गया, मॉड्यूल ए में तो एंड में घर पे भी नहीं पढ़ा, और जो हमारा उस टाइम पे इंग्लिश और क्यूटी था, मुझे याद है मॉड्यूल बी पेपर थे सितंबर में, अगस्त चल रहा था, 17 अगस्त की बात है, मुझे आज भी वो दिन याद है, और 2-3 सितंबर से पेपर शुरू थे, और उस टाइम पे रमजान उस टाइम पे पढ़ता था। 17 अगस्त को मेरे दोस्त आए मोहल्ले के, जो नहीं फंटर दोस्त होते, उन्होंने मुझे बोला यार आजा, वो शब्बे बारात थी, पटाखे के लिए चलते हैं। पटाखे तो खैर बड़े हो गए थे, बट उन्होंने कहा कि यार घूम फिर के आएंगे, 1-1.5-2 घंटा क्रिकेट विकेट खेल लेंगे। अब मैं उनके पास जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इतने में एक सीए वाले दोस्त का फ़ोन आया। उसने बोला इकोनॉमिक्स का पेपर उस टाइम पे होता था सीए में, मॉड्यूल बी में। उसने मुझे बोला तूने ये पढ़ा, तूने वो पढ़ा, तूने ये पढ़ा, तूने वो पढ़ा। अबे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई वाट लग गई है। मैंने अपने बाहर वाले दुकान, मैंने कहा यार देख यार तबीयत नहीं है, पेपर में सब छून को कटाया। और मुझे याद है 17 अगस्त से 3 से 4 सितंबर तक, या जब तक पेपर एंड हुए, आप यकीन माने मैं कहता हूँ वो दिन शायद
एक और इवेंट मेरी ज़िंदगी में हुआ, उसके बाद वो दिन सबसे बुरे दिन थे। ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मैंने उस टाइम पे ये फैसला किया कि भाई देखो, फेल, जाहिर सी बात, इससे पहले कभी फेल नहीं हुए थे, तो पहली दफ़ा फेलियर की तलवार लटके कि यार मॉड्यूल बी में तो फेल हो रहे हैं। 3 पेपर थे, FAR 1, इकोनॉमिक्स और लॉ। मैं रात को 3 साढ़े 3 बजे सोता, सुबह 9 बजे उठ जाता, और सर उसके दरमियान सिर्फ नमाज, खाने का और ये बाकी ज़रूरियात का वक्त, एवरेज मैंने 15 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। और इत्तेफाक से पेपर दिए और मुझे यकीन हो गया, और पास भी हो गया, तो मुझे यकीन हो गया कि यार यही स्कीम लेके चलनी है। 5 महीने पार्टी करो, आखिरी के 20-25 दिन, और उस टाइम पे मैं कसम खुदा की मोबाइल बंद कर देता था। रात में 1 घंटा मोबाइल, उसमें भी एक बात, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी सुनना, एक दोस्त अपना ऐसा बना लो जो कि तुम्हें लगे कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा है दिमागी तौर पे। किस तौर पे? दिमागी तौर पे। अच्छा, यहां पर भी लोग अलग अलग दोस्त बना लेते हैं। भाई तुम दोनों का दिमाग एक जैसा नहीं है, उसको अल्लाह ने अच्छे दिमाग से ब्लेस किया हुआ है। तेरा दिमाग इतना अच्छा नहीं हो सकता, अल्लाह तुझे अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस कर दे, है ना? तो कहीं ना कहीं तो मैंने कहा भाई तू, लेकिन अब होता क्या है, मैं कहता हूँ एक बड़ी बनाओ। मेरा एक बड़ी है, वो माशाल्लाह आज PwC US में है, सही है। तो हम दोनों CA में ना, मुझे पता था यार इसका दिमाग मेरे जैसे, और पेपर में भी मेरे पास। तो अब ये बड़ी क्या करते, एक तो आस्तीन का सांप नहीं होता, जो आप पढ़ते हैं आपको बताते हैं, देख मैंने ये पढ़ा है, सही है। आपको झूठ नहीं कहता, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और आप पेपर में उसकी तरफ देखें मंडे जा रहे हैं, आप बोले क्या है। दूसरा, उसके चेहरे से पेपर में आपको सिग्नल मिले, सही। आपको लगे यार पेपर बहुत मुश्किल है, आप उसकी तरफ देखें, आपको लगे यार इसकी भी हालत टाइट है, सही है। तो अब आपको पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं अकेला नहीं हूं, पेपर वाकई में मुझे मुश्किल नहीं लग रहा। तो एक बड़ी ऐसा बनाए जो कि आपके साथ हो। तो मेरा वही बड़ी था, हमने टाइम फिक्स किया हुआ था कि यार रोज रात को 2 से 2:30 के दरमियान ना फोन पे एक दूसरे से पूछ लेंगे, भाई क्या हुआ, क्या चीज तूने नहीं देखी जो कि नहीं था। वैसा बड़ी सर, बाकी यकीन माने फोन बंद। लोग नाराज होते हैं तो होने दो, क्वालिफाई हो जाएंगे, खुद ही मानेगी दुनिया, और मानती है, सही है सर। तजुर्बे से बता रहा हूं कि एक दफा आप क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको इतनी इज्जत मिलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा, आप बोलेंगे मेरी औकात से बहुत बढ़कर है। आप क्वालिफाई हो जाए, और अगर आप खानदान के पहले CA हो, सही है, चाहे मर्द हो खातून हो, आप शादियों में जाएंगे ना, तो कभी कभी आपको लगेगा मैं दुल्हा दुल्हन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा हूं, सही है। वो अंकल जिन्होंने बचपन में इंटर मैट्रिक के टाइम पे अपनी औलाद को कहा था इससे दूर लेना, बिगड़ जाओगे, अब वो आपको भाई भाई करके बुलाएंगे, सही है भाई। तो सर वही बात, तो ये मुझे समझ में आ गया। तो मेरी कोशिश में यही नहीं कहता कि आप भी 5 महीने पार्टी करें, नहीं, 5 महीने टीचर के हिसाब से चलें, क्लास में जो टीचर कह रहा है, क्विज़ेस दे दें, ये सब। उसके बाद आखिरी के 20 दिन जो है ना, लग कर पड़े, वो मैं सिखाता हूँ, वो हम क्विज। अच्छा, अब आखिरी के 20 दिन में मैं क्या करता हूँ सर, 20 नहीं 1 महीना लगा लें सर। एक तो मैं इसके लिए करवाता हूँ पूरा, एक तो क्विज़ेस हमारे क्लास के साथ जो होते हैं, पर इसके लिए मैं क्विज वीक करवाता हूँ सर। ये क्विज वीक क्या होता है? डेली बेसिस पर 2 से 3 टॉपिक्स हम क्विज रख देते हैं ना। उस 7 दिन का जब बच्चा क्विज देता है ना सर, पिछली अटेम्प्ट में मेरी FAR 2 की स्टूडेंट का जब गोल्ड मेडल आया, उसने कहा सर मैंने एक क्विज वीक दिया तो मुझे ये यकीन था मैं पास थी। सवालात भी अच्छे होते हैं, आप अपने आप को असेस कर लेते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आखिर क्विज वीक। इसके अलावा सर एक और चीज़ मैं करता हूँ जो कि मुझे लगता है सबसे हेल्पफुल होती है बच्चों के माशाल्लाह रिजल्ट में, उसको मैं नाम देता हूँ पासिंग क्लास। क्योंकि सर ये क्विज वीक ऑनलाइन होता है, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। पासिंग क्लास, एक को मैं पेपर बनाता हूं खुद, कोई पास पेपर उसमें नहीं होता, और सर उस पेपर को आपके साथ क्लास में बुला के सॉल्व करता हूं। क्लास में बुला करके वो पेपर को मैं सॉल्व करवाता हूं कि यार हम 3 घंटे में आप और मैं मिलकर सॉल्व करेंगे एग्जाम लेवल का। देख यार ये सवाल मुश्किल था, ये पहले उठाना, ये पहले, फिर इस सवाल में से ऐसे पासिंग मार्क्स निकालने। जब बच्चा वो ले लेता है ना, तो उसका दिमाग में ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी हुई होती है, पेपर में परफॉर्म कैसे करना है। और जो बच्चे ये पासिंग क्लास एंड में, आप तो मुझसे ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं ना सर, जब जो बच्चे पासिंग क्लास नहीं लेते ना सर, मैं आपको बताऊँ, जो बच्चे पासिंग क्लास लेते हैं ना, उनका माशाल्लाह पासिंग रेशियो इज़ 90%।
मतलब वो 100 में से 90 बच्चे पेपर निकाल लेते हैं, और जो नहीं लेते ना सर उनका पासिंग रेशियो इज 50%, क्योंकि वो पेपर में यहाँ पर फिर क्योंकि क्विज वीक आप खुद देने पासिंग क्लास, और पासिंग क्लास के अगले दिन मैं रख लेता हूं मॉक। तो सर ये अगर आपने कर लिया ना FAR1 की गारंटी इंशाल्लाह मेरी है। सही है सर, FAR1 की गारंटी मेरी है। तो सर ये 3 चीजों पे फोकस करवाएंगे मैं भी, और सर कितने % कोर्स आपके पास है, कितने % काजी के पास है? तकरीबन 55% कोर्स मैं पढ़ाऊंगा, 45% कोर्स सर उमर काजी पढ़ाएंगे। अब सर आए कुछ बातें जो कि कैफ के बच्चे को नहीं पता होती, वो मैं आपको क्विकली बताऊंगा। PRC का मेरा नहीं ख्याल है PRC में ऐसा है, लेकिन कैफ में ऐसा है। वो ये है, ICAP भैया ने टेस्टिंग लेवल टॉपिक्स के डिफाइन कर दिए। PRC में है क्या? नहीं। अब ICAP ये समझना, ये हर कॉस्टिंग में भी है, FAR1 में भी है, FAR प्रैक्टिकल पेपर्स के अंदर टेस्टिंग लेवल, इसने कहा भाई टेस्टिंग लेवल 3 होंगे, टेस्टिंग लेवल 1। अब टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब ये है कि इसके ऊपर मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आएगा। कितने नंबर का? इससे ज्यादा ICAP ने लिख लिया है कि भाई मैं सवाल, अब मैं आपको बताऊं जो बहुत सारे हमारे टीचर दोस्त बेवकूफी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। सर आपने पढ़ा है ना IAS 16 PP, आइडिया उसका हो चुका हुआ होगा। बोरोइंग कॉस्ट, सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर बातें करते हैं हम ना, अल्लाह हमें सूद से बचाए। अब सर वो 8 नंबर का टॉपिक है, ये पहले FAR2 में था और ये टेस्टिंग लेवल 2 में था। सही है, तो अब 8 नंबर का टॉपिक है, इसके ऊपर हमारे टीचर्स, कुछ टीचर्स 1.5 महीना लगा देते हैं, 1 महीना लगा देते हैं। ये आप बच्चे का नुकसान कर रहे हो सर। बाकी जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर टाइम लगाना चाहिए फिर आप वहां पर नहीं लगाते हो, ये आप इसके ऊपर टाइम लगा देते हो क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छा आता है। यहां पर 8 नंबर से ज्यादा का सवाल ICAP ने कह दिया ना किसी टॉपिक पे, इससे ऊपर का नहीं दूंगा, तो सर आप लिख लें, कुछ भी हो जाए ICAP नहीं देगा। क्लियर है सर? फिर दूसरा आता हूं, टेस्टिंग लेवल 2 वाला टॉपिक। इसके ऊपर ICAP ने कहा है मैक्सिमम कितना सवाल आएगा? 20 मार्क्स से 1 मार्क्स भी इसके ऊपर ज्यादा नहीं आएगा। सही है, मैक्सिमम, कम भी आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा। और फिर है टेस्टिंग लेवल 3 जिसके ऊपर ICAP ने कहा 25 नंबर तक का सवाल आएगा। और आपकी खुशी के लिए यह है कि आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक टेस्टिंग लेवल 3 का या तो टेस्टिंग लेवल 2 में है या टेस्टिंग लेवल 1 में है। टेस्टिंग लेवल 3 के अंदर कोई भी टॉपिक आपका है ही नहीं। अब आ जाएं सर, एक चीज होती है जिसको हम प्यार से बोले हैं प्रोफिशिएंसी। क्या होती है प्रोफिशिएंसी? टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। इसके भी ICAP ने कितने लेवल निकाले? 3। अब ये बातें बच्चों को नहीं पता होती। ICAP ने कहा प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब यह है कि तुझे क्या पढ़ के आना है? सिर्फ बेसिक्स। तू बेसिक पढ़ के आ जा बेटा, पास है। सही है। टेस्ट प्रोफिशिएंसी लेवल 2 का मतलब यह कि तुझे बेटा टॉपिक के अंदर क्या बन के आना है? चीता। सही है, चीता बन के आना है। और यहां पर तो ICAP ने कहा वैशी, बोला बेटा फुल तैयार होके आना, क्योंकि पेपर में जो आएगा वो तुझसे देखा तो उसको देखने के लिए। अच्छा, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके सिलेबस में आपको बोलता है नहीं बच्चे हैं कहां वैसे ही बनाऊंगा, लेकिन बेसिक्स भी नहीं है। उसने कहा बेटा हर टॉपिक में क्या पढ़ के आया? FAR2 में एक आध टॉपिक्स के अंदर है बेसिक्स, आपके उसमें उसने कहा बेटा चीता बन के ही आना है तुझे। तो टेस्टिंग लेवल 1 के टॉपिक्स हैं, 2 के और। सही है सर। अब आप सुनिएगा, ये पता करना क्यों जरूरी है सर। टेस्टिंग लेवल 2 के जो टॉपिक्स है ना उन्हीं के ऊपर बड़ा सवाल आएगा। सही है। आपके पेपर का स्ट्रक्चर ये होता है, तकरीबन 8 से 9 सवाल होते हैं, उसमें से 3 बड़े होते हैं, बाकी शॉर्ट होते हैं। एक MCQ होता है, बाकी शॉर्ट। अब एक टॉपिक जिसके आगे लिखा हुआ है ना टेस्टिंग लेवल 1, आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक के साथ लिखा हुआ है,
उसके ऊपर बड़ा सवाल आ ही नहीं सकता। अब ये बातें आपको पता हो कि यार इसके ऊपर बड़ा सवाल आएगा ही नहीं। अब हम भी कराते थे जब FAR 2 में था ना, एक 25 नंबर का सवाल कराना है 28 का। FAR 1 में मैं वो सवाल पूरा नहीं करवाऊंगा, उसके चंक्स बना के उसके 4 सवाल बना दूंगा, ताकि आपको ये बता दूं कि यार एग्जाम लेवल के हिसाब से। सही है सर? तो ये बातें प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, आप हजरात को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होंगी तो आपको होगा मसला। अब यहां तक किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ ले। इसके बाद में बिल्कुल अकाउंटिंग के आपको बेसिक्स भी बताते जाऊंगा, सिलेबस की तरफ भी लेकर जाऊंगा। सिलेबस क्या है हमारा, कैसे है, हम इसमें क्या चीजें देख रहे होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको ग्रुप में आ चुका है, माशाल्लाह, हैंड आउट ग्रुप में आ चुका है बच्चों या नहीं आया है? जल्दी बता दें, कोई सवाल हो तो पूछें, ताकि फिर हम आपको बुनियादी तो बताएं अकाउंटिंग चलती कैसे है दुनिया की। अब तक आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, क्यों किया है? इसमें सर FAR 1 और FAR 2 दोनों की ग्रेड आ गई है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ FAR 1 की देखनी है। इकरा वो जो है ना KNS का जो आईडी है ना 1 2 3 वाला, जो वो है KNS वाला, सही है, उसके ऊपर ये FAR 1 की ग्रेड भेज देती हैं, जीमेल फौरन भेजते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ तक किसी को कोई सवाल नहीं? पक्का बढ़ जाऊँ आगे? आज तो तुम्हारी बेसिक्स भी टेस्ट होंगे जिसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना सर? अच्छा सर, एक चीज़ याद रखें, देखें अब बड़े गौर से सुनिएगा, मैं तुम्हें क्लास में बताऊंगा पेपर में क्या करना है कैसे। ये मैं कभी कभी क्लास में, मेरी आदत है, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देना तो मैं ये शॉर्ट फॉर्म BW यूज़ कर लेता हूँ। सही है? तुम लोग पेपर में नहीं करना, उसको लगेगा कुछ और कह रहे हो उसको। सही है? तो शॉर्ट फॉर्म, सही है, तुम्हें पेपर में इनके यहाँ IAS IFRS ये यूज़ कर सकते हो। सही है सर? लेकिन जब सेंटेंस लिखो तो पूरा लिखोगे। सही है सर? ठीक है नौजवानों, मैं कह रहा था ऑनलाइन वाले बच्चों के आप लोगों को पेपर में शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। BW, सही है, या बिकॉज के लिए भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। तुम लोगों ने पूरा लिखना है, IAS IFRS ये यूज। अब सर आते हैं, मुझे बताएं IAS और IFRS के दरमियान क्या फर्क है, जल्दी से बता दें। कोई तुक्का लगाए जब तक मैं आपको सिलेबस पे लेकर जाऊं। तुक्का लगाएं, नाम के अलावा। नाम तो हमें पता है सर, IAS का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर आपके पास कुल मिला के 41 IAS IFRS है, उसमें से 12-13 मतलब नहीं 18 ये हैं और बाकी IFRS है। तो क्या फर्क है सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? आज पहली क्लास में बहुत सारी बातें करूंगा इस किस्म की, तुम्हारी बुनियाद सही करेंगे ना सर। कोई तुक्का लगाओ, देखो तुक्का लगाना सीखो, मतलब जिसको बोलते हैं ना कैलकुलेटेड तुक्का लगाओ यार। जिंदगी में तुक्के से कभी नहीं घबराना, अभी नहीं लगाओगे तो जिंदगी में आगे तो लगाना ही है। सही है? तो जल्दी बताओ क्या है फर्क है? IAS के अंदर हम प्रैक्टिकल सॉल्विंग करने की स्टेटमेंट वगैरह कैसे बनती है, लेकिन IFRS के अंदर हम उसकी एनालिसिस वगैरह करते हैं। ऑनलाइन वाले को सर एक बचने का, IAS के अंदर हम प्रैक्टिकल वो करते हैं और IFRS में उसका एनालिसिस। ओके, और कोई? सर सिर्फ नाम का फर्क है। क्यों? अब मैं आपको कहानी बताता हूं। पहले आते थे IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग, जितने भी आते थे ना, IAS 16 आपने देखा होगा पुराने। सही है सर? IAS 23। फिर जो ये इदारा, अब इसका कहानी भी सुनो सर, ये बनते कैसे हैं? दुनिया भर में अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स का एक वालिद मोहतरम है जिसका नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अभी इसकी प्रेसिडेंट आई हुई थी पाकिस्तान, तो ICAP के सारे कौंसल मेंबर गए हुए थे इस्लामाबाद मिलने, और उनके बड़े बड़े इस्तकबाल में रखा हुआ था कि वी वेलकम। वो कोई मोरक्को की खातून है, उनका IFAC। सही है?
अब आईफेक दो काम करता है। आईफेक इशू करता है एक आईएस आईएफआरएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल, और दूसरा इशू करता है आईजाज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स। सही है सर। अब आईकेप ने इसके लिए एक अलग टीम बनाई हुई है। इस टीम के अंदर दुनिया भर से लोग होते हैं, आईकेप के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। सही है सर। और इसके लिए भी एक अलग से टीम बनाई हुई है। सही है सर। अब आईफेक वाले जो लोग थे ना, ये पहले इशू करते थे आईएस आईएस। किसी ने कहा भाई सुन, तुम लोग खाली अकाउंटिंग नहीं बताते आईएस में, तुम ये भी बताते हो कि इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को प्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस शीट में, पीएनएल में, नोट्स में। ठीक है सर। उसकी डिटेल्स कैसे देनी है। तो बोला यार तुम्हारा नाम ही गलत है, तुम इंटरनेशनल अकाउंटिंग, तुम खाली अकाउंटिंग थोड़ी बताते हो, तुम तो रिपोर्टिंग बताते हो। तो फिर इन्होंने नाम चेंज करके कर दिया आईएफआरएस। अब आप देखेंगे पुराने जितने भी थे वो आईएस थे, अब नए आते हैं वो किस नाम से आते हैं, आईएफआरएस। ठीक है सर। यहां पे सब बच्चे क्लियर हैं, पक्की बात है। अच्छा अब मुझे एक और बात बताएंगे सब बच्चे, क्या कि सर आईएस आईएफआरएस तो पता है, आईएस के आने के पर्पस क्या होता है। मैं आपसे पूछूं पर्पस ऑफ आईएस आईएफआरएस क्या होगा, पर्पस बताएंगे। तो तरीका बताता है किस तरह। क्यों, मतलब यार तरीका बताने के लिए क्या था, हर अकाउंटेंट को पता था, कर लेता अपने हिसाब से। भाई देखो आईएस आईएफआरएस आना शुरू हुए 80s में। सही है। 80s में, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं इकरा से यहाँ पर हैंड आउट एक मंगवा लूं। आईएस आईएफआरएस कब आना शुरू हुए, 80s में। लेकिन सर इससे पहले भी तो अकाउंटिंग होती थी। इसमें टाइम ज्यादा लगता था। अकाउंटिंग लैंग्वेज है ना, तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। यूनिवर्सली, ओके सर। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त कितनी कंपनीज हैं रजिस्टर्ड विद एसईसीपी, आपको पता है ना, यहाँ पे एसईसीपी सब चीजों को देख रहा होता है। 3 लाख से ज्यादा। दुनिया भर में पता है कितनी कंपनीज हैं, मिलियंस। एक एस्टिमेट है कि दुनिया भर में 70-80 मिलियंस के आसपास कंपनीज हैं। सही है सर। अब बोला यार ये जो कंपनीज है ना, आपके पास अब ग्लोबल, दुनिया से ग्लोबल विलेज, आपके पास यूनिलीवर पाकिस्तान के भी शेयर है, यूनिलीवर यूके के भी शेयर है। अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करें ना, तो आपको चीजें सेम टू सेम नजर आए। उसके लिए कोई ऐसा रूल होना चाहिए था, कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए था कि चीजें सारी की सारी क्या होती, सेम होती। तो सर उसके लिए आया हमारे पास आईएस आईएफआरएस, जिसने यूनिलीवर पाकिस्तान को भी बाउंड किया, यूनिलीवर यूके को भी बाउंड किया कि यार तुझे अगर पीपी के कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कोई तुझे डिटेल्स देनी है ना, तो ये देनी है। ठीक है। तो हमने कहा टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग। ठीक है। दूसरा पर्पस, एक और पर्पस है, बताओ और क्या होगा, बताओ भाई, तुक्का लगाओ। अच्छा मैं एक वर्ड बता देता हूं, अगर आप उस तक पहुंच पाए तो आप देख लें। ये वर्ड क्या है, विंडो ड्रेसिंग। क्या होता है भाई, ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ, तुम लोग नहीं बता रहे हो। देखो मैं ऑनलाइन वालों के साथ भी फुल टाइम जो है ना इन्वॉल्व रहता हूं। जल्दी बताओ क्या होती है टू स्टॉप विंडो ड्रेसिंग, क्या होती है विंडो ड्रेसिंग, जल्दी। इकरा को बोल सर को हैंड आउट नहीं मिला ईमेल पे, बोला आप व्हाट्सएप चेक करें, सर ने बताया भेजी। हाँ मेल करना है, बोला आप व्हाट्सएप चेक करें, सर ने बताया कौन सी ईमेल है। हाँ भाई व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग। सही से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। विंडो ड्रेसिंग की सबसे बेसिक एग्जांपल जो कि दुनिया भर में कई सालों से हो रही है, वो होती है ब्यूटी पार्लर्स। चीज कुछ और दिखाई कुछ और जाए, चीज कुछ और दिखाई कुछ और जाए, है ना सर। अकाउंटेंट भी यही काम करते हैं, चीज कुछ होती है, बोला आया नहीं है सर को अभी तक, मतलब चीज कुछ होती है और दिखाते कुछ थे। भैया आप देखें अकाउंटिंग में बहुत सारी जगहों पे ना 2 नंबरी कर सकते हो, हम सीखेंगे भी हलाल 2 नंबरी कैसे होती है। आपको पैसे किसके मिलेंगे भाई, नॉर्मल बीकॉम वाला भी कर सकता है डेबिट क्रेडिट। तो कैसे अकाउंट्स को खूबसूरत पेश करना है वो उस चीज के पैसे। लेकिन पहले क्या होता था, हर कोई कर देता था। अब एक्सपर्ट है कि भाई तू
डंडी भी मारो और पता भी ना चले। सही है। तो सर इन्होंने काफी हद तक विंडो ड्रेसिंग रोक दी, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे रोक नहीं पाए, क्योंकि सर आप जैसे तेज लोग हैं, है ना भाई। पुलिस दुनिया भर की जितने भी स्ट्रांग कर लो, चोरी तो हो ही जाती है। कोई जिसको करनी होती है वो कुछ ना कुछ। तो सर ये विंडो ड्रेसिंग इन्होंने आके रोका। मैं आपको छोटी छोटी इसकी एग्जांपल दे दूं। मेरा एक एक्सपेंस था, उसको मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, एसेट बना दिया। उसको मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड एसेट बना दिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा? हाँ सर। भाई 100 रुपए कमाए, 40 रुपए खर्च किए, लेकिन मैंने 40 को खर्चा नहीं दिखाया, बता दे कि मैंने से कोई दूसरा एसेट खरीद लिया। सही है। तो आपका अब सर ये इस किस्म के लूप होल्स पहले बहुत थे, इसको इन्होंने रोका। बोला नहीं भाई, अकाउंटिंग करनी है तो सही करनी है। ठीक है सर। तो याद रखें, कोई हमसे पूछे आईएएस और आईएफआरएस का पर्पस क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इनका पर्पस ये है, इनका पर्पस ये है। क्या हम यहां तक क्लियर हैं बच्चों? पक्की बात है? चलें सर, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आप लोगों के पास हैंडआउट एक मौजूद है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है FAIR1 का सिलेबस। ऐसा ही है सर? अच्छा, अभी आपको सिलेबस की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेकर जाऊंगा, आपको थोड़ा समझाऊंगा स्मार्ट स्टडी के हवाले से कि यार किस तरीके से किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस करोगे तो पास होगे और किसके ऊपर क्या करना है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी घबराएं ना, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनको हैंडआउट्स चाहिए हो तो मुझसे या मिस इकरा से रब्ता कर लें, मेरा नंबर लिख लें, व्हाट्सएप। इसमें आप लोग जो है मुझे हैंडआउट्स वगैरह के लिए कर सकते हैं। आ जाएं सर, आ जाएं। आप सबके सामने FAIR1 सिलेबस आ रहा है। ये मार्च 23 के साथ साथ कोई चेंज नहीं है, आगे भी यही वैलिड है। सही है सर? तो आप इसके साथ लिख भी सकते हैं कि मार्च 23 और सितंबर दोनों के अंदर एक ही सिलेबस है। सही है सर? मतलब जो पिछले अटेम्प्ट वाले थे अभी आई के अपने सिलेबस में। अब सर अगर इसमें आप देखेंगे ना तो आपको प्रोफिशिएंसी लेवल नजर आ रहा है और आपको टेस्टिंग लेवल भी नजर आ रहा है और आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है? अब सर ये जो आपको मार्क्स है ना, बस सुनिएगा, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। आईकेप ने अपने आप को पाबंद कर लिया है कि इन टॉपिक्स में 35 से 45 नंबर का पेपर दूंगा। ना 35 से कम, ना 45 से। अब अगर आप गौर से देखें ना सर, और आप शायद अभी इतने गौर से ना देख पाए सर, यहां पर हमारे पास 4 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? और ये चारों टॉपिक, इसको आगे लिख लें, इसके आगे से इतना लिख लें, खतरनाक ग्रेड। कौन सी ग्रेड है ये? खतरनाक ग्रेड। क्यों कह रहा हूं? यहां से मार्क्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, इसमें आपको नजर ज्यादा आ रहे होंगे, चाहे तो इसके आगे लिख लें, इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, जो कि पहला पॉइंट आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? कैश फ्लो। तीसरा पॉइंट है IAS 8 और चौथा जो इसमें टॉपिक है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट। कुल मिला के बेशक आपको यहां पे 6 नजर आ रहे हैं, इसके अंदर ये 4 ही टॉपिक्स हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, IAS 8 और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। सर याद रखें, मेरा बच्चा फिर कह रहा हूं, खूनी ग्रिड कह लें, खतरनाक ग्रिड कह लें। क्यों सर? यहां से मार्क्स निकालना निस्बतन मुश्किल है एज कंपेयर टू अदर। सही है सर? यहां पर बाउंसर्स फिरने, समझ लाओ, ये अच्छा बॉलर है जमान खान, आखिरी ओवर में 10-12 रन डिफेंड कर सकता है, ये अच्छा बॉलर है। हारिस रऊफ आ रहा है अभी, आ जाए। फिर हमने कहा पार्ट बी पे आ जाओ। इसके अंदर सर 3 टॉपिक हैं। अप्लाई एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके आगे लिख लो थ्योरी। ये चैप्टर थ्योरी का है। इसके ऊपर 3-4 नंबर स्ट्रेट आते हैं। और आपको पता है ये चैप्टर कितनी देर का है? बहुत लगा लेना तो 1 से 1.5 घंटा, बस, इससे ज्यादा नहीं। अगले टॉपिक पे आ जाओ।
जो हमारे पास आ रहा है कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट रेशोस। सही है सर। इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? 2। जबकि तुम ऊपर देखोगे तो पहले वाले का क्या है? टेस्टिंग लेवल 1। रेशोस के ऊपर 8 से बड़ा सवाल आ सकता है, 20 तक जा सकता है, पहले वाले पे नहीं। और तीसरा है अर्निंग्स पर। इस ग्रिड के आगे लिख लो आसान ग्रिड, पासिंग ग्रिड। आसान ग्रिड। सर ये स्मार्ट, मैं अपने बच्चों को एंड में कहता हूं भाई तू एक काम ये कर, ये 3 टॉपिक इतने अच्छे से कर ले कि अगर ये 30 नंबर के पेपर में आते हैं ना तो तू इनको इतना अच्छा, और इसमें से मार्क्स निकालना आसान है, तू इसमें से 22 से 25 नंबर अपने आप को रख, ताकि तुम्हें 50 नंबर लेने ना, तो 30 में से अगर तुम 22 भी लेते हो तो बाकी 70 में से 28 लेने खाली। सही है सर। इस ग्रिड को याद रखो, पासिंग ग्रिड। पासिंग ग्रिड है, बड़े आराम से इंशाल्लाह इसमें से हम बहुत आराम, ये स्मार्ट स्टडी का तकाजा है। आखिरी ग्रिड में आ जाओ। आखिरी ग्रिड में जो तुम्हारे आईएएस और आईएफआरएस हैं मेरा बच्चा। सही है सर। आखिरी ग्रिड में आपके पास आईएएस और आईएफआरएस हैं, और ये जो ग्रिड है इसके अंदर एक मशहूर, आपने आईएएस 16 पढ़ लिया हुआ है, बहुत सारों ने नहीं भी पढ़ा तो अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। वो आईएएस 16 जो आपने पढ़ा था वो बेसिक्स वाली चीज़ें थी, एडवांस चीज़ें यहाँ पढ़ाएंगी। सही है सर। कितने लोगों ने आईएएस 16 सर उमर काजी से पढ़ा है? सही। बाकी लोगों ने आईएएस 16 सर उमर काजी से नहीं, कहीं और से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है? कितने लोग केएनएस के पीआरसी के स्टूडेंट्स हैं? सही है सर। अच्छा अब आगे आते हैं सर। हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे आईएएस हैं। अब आप जरा गौर से देख लें प्यारे प्यारे बच्चों, सबकी तवज्जो है जरा। आपके पास टेस्टिंग लेवल 2 के कितने टॉपिक्स हैं? T2 जहां पे लिखा आ रहा है, T2 वाले कितने हैं? और ओवरऑल देखें पूरी तीनों ग्रेड्स में मिला के, इसके ऊपर देखें 30 से 40 नंबर हैं, तो आप बता दें 7 टॉपिक टेस्टिंग लेवल 2 वाले हैं आपके पास। सही है सर। और इसके अलावा टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 14 हैं, और 7 क्या है? टेस्टिंग लेवल 1 वाले हैं। अब आज कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं तुम्हें ऐसे 5 टॉपिक्स लिखवा रहा हूं जो कि पेपर का कम से कम 70 नंबर बनाएंगे। 14 में से 5 टॉपिक जो कि हर अटेम्प्ट में कितने नंबर बनाएंगे? 70। पहली क्लास में लिखते हैं, आ जाएं सर, नोट करें ताकि सर हमें ये भी पता हो स्मार्ट स्टडी ना यार, किस कहाँ पर कितना फोकस। उसमें पहला टॉपिक लिखें जो कि आप पढ़ते हुए आए हैं, IAS 16, इसको हम फिर से देखेंगे यहाँ पे। दूसरा टॉपिक कैश फ्लो। तीसरा टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट। चौथा टॉपिक रेशोज। और 5वां टॉपिक अर्निंग्स पर शेयर। सर ये 65 से 70 नंबर हमेशा इन टॉपिक्स में छुपे हुए होते हैं। सही है सर। मैं आपको चले एक आइडिया भी दे दूं, ऑन एवरेज, ऊपर नीचे हो सकता है, ऑन एवरेज एक आइडिया दे देता हूं कि सर 10-10 नंबर यहां पर होते हैं कम से कम। सही है। इन 3 में से किसी 2 पे सपोज करें, इन 2 के ऊपर अगर 20-20 नंबर आएंगे तो बाकी 8 से 10 नंबर इसके ऊपर देगा, बाकी 30 नंबर में वो बाकी टॉपिक्स के साथ खेलता है। हद से हद वो जितना भी अपने आप को आईके रोक लेना, बोल नहीं तो 60 नंबर तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा। समझ रहे हैं सर। बड़े सवाल हमारे पास आते हैं 3, उन 3 में से इन 3 टॉपिक्स में से 2 लाजमी बनते हैं। सही है सर। यूजुअली IAS 16 के ऊपर तो आता ही आता है, इन दोनों में वो खेलता रहता है। सही है सर। तो ये पॉइंट्स आप लोग समझें, 60 नंबर तो ये आराम से देंगे, बाकी 9 टॉपिक 40-35 नंबर के। सही है सर। अब हमें पता होना यार कब कितना क्या करें। चलें सर अब आते हैं
यहां तक किसी का कोई भी सवाल, कोई सवाल नहीं? बेसिक्स टेस्ट कर लें आपकी थोड़ी अकाउंटिंग की। हाँ भाई, अकाउंटिंग बहुत सारों ने माशाल्लाह पढ़ी हुई है ना? तो पढ़े करें, बेसिक टेस्ट करो। एसेट्स क्या होते हैं बताओ। चलो, मैं अभी कोई IAS वाईएस पे नहीं आ रहा, तुम्हारे सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स को इवेल्युएट कर लूंगा ना, उसके बाद आऊंगा। एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज जिसको खरीद कर मुनाफा, किसी की लॉयल्टी खरीद के भी तुम मुनाफा कमा सकते हो, है ना? एग्जाम्पल भाई, एक कंपनी के तुम शेयर होल्डर हो, तुमने दूसरे शेयर होल्डर को खरीद लिया, तुमने कहा मेरे हक में वोट दे, बट वो तुम्हारा एसेट हो गया, वो या उसकी लॉयल्टी तुम्हारा एसेट हुआ। इकोनॉमिक बेनिफिट, ओके, आराम यार। देखो अच्छा एक बात सुनो, आसान जबान में बोलना सीखो। मैं यूनिलीवर मेरा इंटरव्यू हुआ ना, तो उन्होंने मुझे पहले इंटरव्यू में पूछा, एक स्टैंडर्ड है IAS 12, तो हमें यूं समझा भाई जैसे हम इंजीनियर हो, 1 लाइन में। दूसरे इंटरव्यू में मुझसे पूछा, अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह उस टॉपिक को, एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। क्या कहते हैं? हमें ऐसे समझा जैसे हम क्या हो, इंजीनियर हो। सही है सर? तो अब मैं आपसे पूछूं, मुझे एसेट को ऐसे समझाओ जैसे मैं इंजीनियर हूं। ओन या पजेस, जिसकी ओनरशिप एंड कंट्रोल हमारे पास। ओहो, ओनरशिप एंड थिंग्स दैट वी ओन, ओके, बेनिफिट दे। सर आधी आधी बातें तो सबने सही की, लेकिन एक तुम लोग जब बातें करते हो ना, तो 2 लोग कहते हैं कि यार आर वी आर जोक टू यू, एवरीथिंग दैट वी ओन्स। प्रीपेड कहता है, तू मुझे तो ऑन तो नहीं करता है, प्रीपेड पढ़ा है ना हमने। रिसीवेबल्स, ऑनरशिप में कोई नज़र तो नहीं आ रही। तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन एसेट की होती है, हर वो चीज़ जिसके हम मालिक हों या जिस पर हमारा हक हो। हर वो चीज़ जिसके हम या जिस पर हमारा हक हो। अब रिसीवेबल पे हक है, किसी को पैसे तुम एडवांस में दे रहे हो, तो उससे सर्विसेज लेना तुम्हारा क्या है, हक है। सही है सर? तुम उसके मालिक नहीं बन चुके हो। तो क्या है सर? तो याद रखो डेफिनेशन, कभी किसी इंटर वाले बच्चे को पढ़ाओ तो उसको बोलना, भाई हर चीज़ जिसके हम मालिक हो या जिसके पर हमारा हक हो। और एक और बात, हम ऐसा मेरी क्लासों में मैं एक और काम करता हूँ, कुछ सवालों के ऊपर ना तुम्हें मैं लिखवाऊंगा लर्निंग आउटकम के, भाई इस सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आखिरी दिन जो है ना CA में चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है, और ना तुम पूरा सवाल जो है ना रिवाइज कर पाओगे आखिरी दिन, क्योंकि यार कोर्स इतना बड़ा होगा कैफ लेवल पे। तो उसके लिए तुम्हें से उस सवाल में लर्निंग आउटकम में लिखा होगा इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस बात को पढ़ना है, देखना है, हाँ भाई ये बात मुझे पता है, समझ में आती है, और आगे बढ़ जाना है, वो सवाल पूरा नहीं करना है। सही है सर? तो लर्निंग आउटकम बहुत ज़रूरी है, और वो मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं इंग्लिश में लिखाता था, अब कोशिश करता हूँ थोड़ा उर्दू में लिखा दूँ, क्योंकि सर मेरा मानना ये है कि आपको उर्दू सबसे अच्छी समझ में आती है ना सर? अच्छा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आई, हर क्लास के आखिरी के 10 मिनट ना मैं स्टोरी टाइम रखता हूँ, जिसमें हम कोर्स से हट के बात करते हैं, कोर्स से हट कर बात, कभी बिजनेस की बात करेंगे, कभी कोई दीनी बात होगी, कभी कोई नई चीज़ों के बारे में बात होगी। सही है सर? फ्यूचर आपको कैसा है गुजारना है, ये सब, ताकि आपका क्या, ताकि आप कोर्स, मुझे देखें पढ़ाई की बातें तुम लोग इंशाल्लाह पास करोगे, भूल जाओगे, मुझे याद रखोगे इन बातों की वजह से कि यार सर ने किसी ज़माने में बात की थी। चल सर, एक वैसे मैं क्लास में एक वाकया सुनाता हूँ। क्यों मैं कहता हूँ, जब मैंने वाकया सुना तो मैंने कहा यार बात तो सही है कि अपनी ज़बान होती है। सर एक बादशाह था, सही है, और उसका एक वज़ीर था, और वज़ीर बहुत ख़ास था। सही है? बादशाह कहते हैं गालिबन अकबर था, और उसका वज़ीर था बीरबल। हम नहीं भी था तो हम एज्यूम करते हैं बादशाह अकबर और वज़ीर बीरबल। अब सर पुराने ज़माने में जो ट्रेड होती थी ना, वो ट्रेड होती थी जान पहचान भरोसे की बेस पर, आपका एथनिक बैकग्राउंड क्या है ना उसकी बेस पे, यार आप कौन हो, अच्छा आप पठान हो, सीधी बात करोगे। सही है सर? तो इस किस्म से आपकी ट्रेड होती थी। अब अकबर के दौर में ना एक बंदा आ गया और उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी बेचने के लिए,
लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था है कौन। उसे पठान आके बात करता, वो पश्तो में करता, पंजाबी आता तो वो पंजाबी में करता, सराइकी आता तो वो सराइकी में करता। सही है, उर्दू वाले से उर्दू में कर रहा है, बलोची से बलोची में, मतलब हर जबान, पर्शियन से पर्शियन में कर रहा है। और लोग कहते यार तू है कौन, हमें पता चले। बोलता यार तुम्हें जो समझना है समझो, तो मुझे तो तुम्हारी जबान आती है। अब लोगों ने कहा नहीं यार, हमें जब तक इसका बैकग्राउंड पता नहीं चलेगा, कुछ कौमें ऐसी थी जिनके साथ उनको ट्रेड नहीं करना था, तब तक हम नहीं करेंगे इसे। बोला यार ये तो हर जबान बोलता है, वो बता भी नहीं रहा मैं कौन सी जबान का हूँ, कहाँ का बैकग्राउंड है। तो लोगों ने उसको बादशाह के पास बादशाह की शिकायत की कि यार ये कोई पागल आदमी आ गया, हर जबान बोलता है, चीज़ें भी इसके पास बहुत है, हमें इससे खरीदारी भी करनी है, ट्रेड करना है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है कहाँ का। अकबर ने उसको अपने पास बुला लिया अपने दरबार में, उसको कहा कि बता भाई तू कहाँ का है। उसने कहा बादशाह सलामत, आप मुझसे बात करें, आपको जहाँ का लगूंगा वहीं का हूँ। बादशाह को 2-3 जबानें आती थी, उसने बादशाह को जवाब देना शुरू कर दिया। बीरबल खड़ा हुआ देख रहा था। उसने कहा बादशाह सलामत, ये ऐसे नहीं बताएगा, आप मुझे 10 मिनट, मुझे और एक जल्लाद किस्म के आदमी को इसके साथ 10 मिनट अकेला छोड़ें, हम आपको 10 मिनट में बताएंगे कि इसकी क्या जबान है। 10 मिनट के बाद आकर बीरबल ने बोला कि बादशाह सलामत ये सराइकी है। बादशाह ने कहा तुझे कैसे पता चला? उसने कहा हम गए और हमने जाके इसको कूटना शुरू कर दिया, जो इसके मुंह से गाली निकली ना, बोला आदमी कहीं भी चले जाए गाली देगा, अपनी जबान में देगा। सही है सर। तो जिस जबान में इसने गाली दी है वो हमें पता चल गया। तो सर याद रखें, आपकी जो मादरी जबान होती है ना, वो सबसे ज्यादा दिमाग को हिट। मैं किसी जमाने में ना ऑनलाइन पढ़ाता था, एक स्टूडेंट था कनाडा का, वो कनाडा गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने सब कुछ ना, उसने मुझसे रब्ता किया कि सर मुझे आपसे भी पढ़ना है। मैंने कहा भाई तू इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मैं क्या उनके सामने। बोला सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन सर एक गोरे हैं और उसके, अच्छा उस बंदे की इंग्लिश भी बोला, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं और मुझे समझने आता है उर्दू में, सही मानूँ में। उसके आगे खुद की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। बोला सर लेकिन जो उर्दू का मज़ा है ना, वो उर्दू का मज़ा है, तो इसीलिए हम लर्निंग आउटकम किस में लिखेंगे? उर्दू में। तो एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जिसके हम मालिक हों या जिस पर हमारा हक हो। ये बात सबको समझ में आती है? अब सर अकाउंटिंग तो ये बातें नहीं कर सकता ना, सही है, हक वक्त की बातें। हक के ऊपर एक शेर भी याद आ गया, इश्क है तो शक कैसा, इश्क है नहीं है तो हक कैसा। आ जाए सर। एसेट्स अकाउंटिंग कहती है जिस पे आपका क्या होना चाहिए? कंट्रोल। क्या हो? और जिससे आपको क्या मिले? फ्यूचर इकोनॉमिक। अब सर सब बच्चे सुनिएगा, अकाउंटिंग कहती है भाई जिस पे तुम्हारा कंट्रोल हो और जिससे तुम्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, वो तुम्हारा क्या है? एसेट। अब कंट्रोल को उसने कैसे डिफाइन किया? उसने कहा कंट्रोल होता है जिसको सिर्फ तुम इस्तेमाल कर सको, तुम्हारे अलावा तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल। एबिलिटी टू यूज एंड रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम। अब इस पॉइंट के हिसाब से बताओ तुम में से कितनों के मोबाइल ऐसे हैं जिसपे जो तुम्हारा एसेट है, कंट्रोल है तुम्हारा? सिर्फ उस मोबाइल को तुम लोग यूज कर सकते हो और तुम्हारे अलावा तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई और यूज नहीं कर सकता। कितने लोगों के मोबाइलों उनके कंट्रोल में है? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 6। सही है, मतलब बाकियों के कंट्रोल में कोई और भी यूज कर सकता है। अब्बू ने कह दिया बेटा दिखा। सही है, आजा क्या कर रहा है तू? कंट्रोल। सही है सर। अच्छा कितने लोगों का फेसबुक आईडी ऐसा है जिसमें सिर्फ उनका कंट्रोल है, या वहां पर भी पासवर्ड किसी को देना पड़ा है? सही है, आ जाए। सही है सर। तो कंट्रोल समझ में आया? एबिलिटी टू यूज एंड रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम, जिसको सिर्फ आप इस्तेमाल कर सके, आपके अलावा आपकी इजाजत के बगैर कोई और इस्तेमाल ना कर सके, हम उसको कहते हैं कंट्रोल। सही है सर। सर दूसरी चीज लिख भी लेते हैं,
एबिलिटी टू यूज एंड रिस्ट्रिक्ट others from using it. अब आए सर दूसरी चीज, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मतलब क्या होता है? हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर में फायदा, सही है, हम कहते हैं बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। देखो गारंटी ना हो लेकिन क्या हो। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई अकाउंटिंग की, जिस पे तुम्हारा कंट्रोल हो और जिससे तुम्हें फ्यूचर में, तुम्हारा मोबाइल पे तुम्हारा कंट्रोल है, फ्यूचर में तुम्हें इससे फायदा है। केनियस के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, उनको तुम देख सकते हो, बाकी लोगों के भी देख सकते हो। सही है सर, कोई भी फायदा है लेकिन फायदा है। अब आता हूं, एक सवाल है जिसके ऊपर क्लास में थोड़ा सा आवाम डिवाइड होने वाली है। तुम गए ऊपर कैंटीन में और तुमने लिया समोसा। क्या लिया? वैसे भी रमजान आने वाली है। अब ये बात का जवाब मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे देंगे। ऑनलाइन वाले सबसे पहले, कितने लोग ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर समोसा हमारा एसेट है? आज होगा फैसला समोसे पे, ऑनलाइन में से, इस डेफिनेशन के हिसाब से। मतलब तुमने कहा मेरा कोई दोस्त छीन नहीं सकता प्लेट में से। कितने लोग कह रहे हैं एसेट नहीं है? ऑनलाइन नहीं है एसेट। एक ने कहा सर एसेट है, मे बी। चले आए सर आए। अच्छा, अब आप लोग फिजिकल वाले बताएं, कितने लोग कह रहे हैं कि समोसा एसेट है? 1 2 3 है ना सर, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए एक हाथ उठाते ना, 4 5। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए काफिला। कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? अच्छा, जो लोग अभी कोई राय नहीं दे रहे, वो क्या किसी रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं? भाई देखे सर, समोसा डेफिनेशन के हिसाब से आपका क्या उसके ऊपर कंट्रोल है? आप कैंटीन में लेकर के गए और आपने समोसा मतलब कैंटीन में लिया, आप खा रहे हैं, क्या आपका दोस्त उस पर झपटा मार सकता है? सही है, झपटा अगर आपका, लेकिन नॉर्मल, अब हम एक महज़ब माशरे की बात करते हैं। आप जाएं किसी और मुल्क में, आपने वहां से दुकान से लेज लिए, कुछ लिए, क्या कोई और, हमारे मुल्क में तो कोई भरोसा नहीं। मेरी फर्म में एक बच्चा है, संभाला करना भाई, वो नीपा पे बेचारा फोन पे बात कर रहा था, लेके निकल गया स्पीड में। सही है, समझे सर? और फिर थोड़ी चीज़ों को ये भी देखो, ये चलो एक फ़ोन से भी एक बात याद आ गई। एक दफ़ा मैं ना सुबह रिफ्रेशर की क्लास है, आज से 3-4 साल पहले की बात है ना, उस टाइम पे रिफ्रेशर अलग होता था, फिजिकल ऑनलाइन इतना था ही नहीं। सुबह में आया एक स्टूडेंट था मेरा, मनीष। सुबह वो क्लास चल रही, संडे के दिन सुबह 10 बजे। अब मैं वैसे आप संडे को नहीं पढ़ाता, उस टाइम पे पढ़ाता था ना। अब मैं आके पढ़ा रहा हूँ, मूड भी इतना अच्छा नहीं यार, संडे को आना पड़ रहा था। वो मनीष आ रहे, पीछे हंसे जा रहे। तो मैंने कहा मनीष खैरियत है? बोले सर अभी एक वाकया होना, मैं आपको बताऊँगा ना, आप भी हंसेंगे। क्या बता? बोलता है सर मैं अल्लाह वाली चौरंगी पे बस से उतरा, थोड़ा सा आगे गया, वो लूटने आ गए। कराची में तो स्नैचिंग कॉमन है ना सर। तो उसने कहा सर लूटने आ गए। वो लूटने आए और उन्होंने कहा क्या है? मैंने कहा यार बैग में ये सब सामान वगैरह है, मोबाइल भी इत्तेफाक से बैग में ही था। उन्होंने कहा मोबाइल दे दे। मैंने उठाया, बैग में हाथ डाला और दे दिया। सही है, वो लेकर चले गए। तो मैंने कहा मनीष इसमें हंस क्यों रहा है? बोलता है सर अभी बैग खोला तो पता चला मोबाइल तो अंदर, वो कैलकुलेटर लेके चले गए। सही है। तो वो कह रहा है सर वो अनाड़ी थे ना भाई, उधर बोला यार पहली बार था मनीष ने बैग में हाथ दिया वो लेके। तो मनीष बोला सर शुगर है कैलकुलेटर किया मोबाइल। तो खैर सर हम मौज़िम माशरे की बात कर रहे थे, वहां पर समोसा आपका क्या है? एसेट है ना सर? समोसा क्या है? एसेट है। सही है, क्यों? कंट्रोल भी है और फ्यूचर बेनिफिट क्या है सर? भूख मिटेगी आपकी, आपका काम में दिल लगेगा, है ना सर? लेकिन सर आप
लोगों में से मेजॉरिटी ने इसको पता है एसेट नहीं कहा। पता है क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके दिमाग ने तस्लीम नहीं किया। और दिमाग ने क्यों तस्लीम नहीं किया? क्योंकि इसकी एंट्री आपको ऐसी बताई नहीं गई और बिल्कुल सही नहीं बताएगी। देखें सर, सुनिएगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है, ये बात सबको पता है? पता है सर सबको? अब देखें ना सर, हर जो एसेट होता है ना वो एक तरफ वक्त आता है एक्सपेंस बन जाता है। ये इसी लिया है केएनएस ने, ये भी डेप्रिशिएट होकर एक्सपेंस बन रहा है ना सर। एसेट क्या होता है? जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे। जब बेनिफिट दे देगा तो एक्सपेंस है। अब हमने कहा एक कंपनी, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, स्टाफ लीड सिटिंग कर रहा है शाम के 6 बजे, सही है, समोसे आए, अकाउंटेंट ने कहा रुको जरा सब्र करो, एंट्री बनाऊंगा, समोसा एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, सही है। और उसने कहा 6:10 पे एंट्री बनाता हूं, रुको, खा लिया? हाँ, समोसा एक्सपेंस, या इसको हम कहते हैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डेबिट, और समोसा एसेट क्रेडिट। तो यार जब इसके एसेट से एक्सपेंस बनने में 10 मिनट है, वो भी ज्यादा बता रहा हूं, तुम लोग तो 2 मिनट में बनाओ। तो बोला यार जब देखना ये एसेट बन के 10 मिनट में खत्म हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं समोसा एक्सपेंस डेबिट या एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश। तो सर ये बात आप समझे कि सर नेचर के हिसाब से कोई बोले तो समोसा क्या है? एसेट है। लेकिन हमने कहा कि सर समोसा रिकॉर्ड एक्सपेंस होता है, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस बनने में कितनी देरी दूरी होती है? 10 मिनट की दूरी होती है। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों हम यहां तक क्लियर हैं बेटा? कह दें सीसी। चले सर और आगे बढ़ेंगे हम। एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद कुछ बच्चों का, क्योंकि कल पेपर भी है और मुझे लगता है कि आप हजरात पहली क्लास में, तो मैं देखिए मैंने कहा ना मैं फितरत के करीब टीचर हूं। जब मुझे लगेगा ना कि तुम लोग हो रहे हो तो मैं क्लास ऑफ करूंगा, लेकिन जब मुझे लगेगा, तुम्हारे कहने से नहीं मानूंगा, सही है? और सर वैसे भी मैं भी थ्योरी पढ़ाता हूँ ना, कंपनी लॉ का भी एक पेपर पढ़ाता हूँ, उसकी क्लास तो मैं खुद 1 घंटे की रखता हूँ। मैं कहता हूँ यार हफ्ते में 50 मिनट की रखता हूँ, 1 घंटे की, क्योंकि मुझे लगता है यार थ्योरी में ना 1 घंटे बाद मैं खुद बोर हो जाता हूँ भाई। तो तुम लोग क्या, सही है सर? तो आप, मुझे लगेगा ना थकेंगे तो हाँ, बट मेरी क्लास मैक्सिमम होगी 1.5 से पौने 2 घंटे की। कुछ उसूल और बता दूंगा मैं आपको हमारी क्लास, और ये कुछ बच्चे जो कि फितरतन लेट आते हैं वो कान बंद कर लें। सर मैं क्लास जो भी टाइम होगा ना उसके 10 मिनट बाद शुरू करूंगा। रीज़न बीइंग ये है कि सर मुझे पता है ना कुछ आवाम लेट आती है, तो वो मुझे लगता है अगर टाइम पे शुरू की ना तो वो फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए चलती ट्रेन में सवार होना, है ना सर? इसी तरीके से शुरू होने के 5 मिनट तक हम अगले पिछली क्लास को डिस्कस करेंगे। मुझे पता है तुम सब गजनी हो, भूल जाओगे, है ना सर? और क्लास के एंड में भी जो जो आपने पढ़ा है वो क्या करेंगे सर? रिवाइज करेंगे, ठीक है सर? अब आता हूं, सबने बड़े गौर से सुनना है कि सर एक आखिरी बात, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये याद रखिएगा, ये अप्लाई होंगे कंपनीज पे। हमारे पास जो टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 3, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब हम इसको कहेंगे कंपनी, ठीक है सर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होंगे? कंपनी के अलावा किसी पे अप्लाई नहीं होंगे, ना इसको जरूरत है ना इसको। तो ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, सही है सर? पक्की बात है? तो सर चलें, अब आज की क्लास को मैं ज्यादा नहीं लेकर जाऊंगा और इसका स्टोरी टाइम पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई सवाल है इससे पहले किसी का कोड से रिलेटेड, क्या टाइमिंग्स? जी हाँ, मिक्स स्टैंडर्ड भी आएंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, सही है? 16 के साथ चीजें आती हैं, 16 के साथ मिक्स स्टैंडर्ड आते हैं। ICAP 16 के साथ शरारतें करता है, वो हम देखेंगे कैसे, सही है? सर जो आपने 5 टॉपिक लिखा है उसमें आप कितने पढ़ेंगे? 3। चले सर अब आ जाए, सब बच्चे इधर देख लेंगे और सबकी तवज्जो अब इधर होगी, बहुत गौर से सुनना है।
सर हमारी ना ये स्टोरी, इसको मैं तो वैसे कहता था कोई यार कोई लर्निंग टाइम, अब बच्चे होते हैं शरारती, बच्चों ने उसका नाम रख दिया स्टोरी टाइम, सही है। अब सर स्टोरी टाइम में पता है क्या होगा, स्टोरी टाइम के अंदर हम लोग अदर देन कोर्स की बात करेंगे, सही है सर। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करूंगा पहली, और कोई ना कोई आपके कैरियर से रिलेटेड कोई बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस, किसी बिजनेस जो बड़ा बन चुका है उसकी स्टोरी सुनाएंगे आपको, सही है। कोई दीनी बात करेंगे, इस्लामिक फाइनेंस में क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है इसके ऊपर, लेकिन कोर्स की बात नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपसे बात करूंगा सर, आज पहली क्लास से या अभी नहीं ना तो अगले 6 महीने में कैफ की जर्नी में ना अपना माइंड क्लियर कर लेना कि तुम फ्यूचर में क्या चाहते हो। तुम फ्यूचर में, अब सर तुम्हारे पास जो है ना डिसीजन के लिए 3 पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? पहला पॉइंट होगा तुम्हारे फ्यूचर के अपना धंधा, बिजनेस। कितने लोग फ्यूचर में अपना बिजनेस चाहते हैं? सही है। दूसरा पॉइंट होगा जॉब इन पाकिस्तान। कितने लोग ये जॉब इन पाकिस्तान, और कितने लोग कहते हैं जॉब अब्रॉड। अब मैं आपको आज सबके बारे में बता दूंगा। पहले बात करूंगा जॉब इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जॉब करना, देखो मैं एक बात बता दूं, 3.5 साल जब आर्टिकलशिप के होंगे ना, सबसे टफ पीरियड होगा जिंदगी का शायद। क्यों? क्योंकि सर उस पीरियड में ना लर्निंग होती है, घबराना नहीं, वो तुम तैयार हो रहे हो, सही है सर। 3.5 साल की बेस पे इंशाल्लाह तुम जिंदगी में आगे एक्सेल करोगे। उसके बाद पाकिस्तान में ना इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में देखो जॉब की 2 चीज़ें, या तो इंडस्ट्री मतलब कंपनीज में जाओगे या तो फर्म्स में जाओगे, सही। फर्म में जॉब करते, जैसे मैं फर्म में हूँ लेकिन मैं जॉब नहीं करता, मैं पार्टनर हूँ, बट फर्म में लोग मैनेजर्स भी होते हैं, सही है। तो सर पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है ना, उसके बारे में आपको याद रखना है, उसमें ज़िंदगी बहुत सुकून में है भाई। इंडस्ट्री में ज़िंदगी बहुत सुकून में है। तुम पार्टी में के इलेक्ट्रिक में जॉब करता था, आप यकीन माने मैं 12 बजे पहुंचता था, 6 बजे आ जाता था, और 6 बजे में से भी मैं 5 घंटे 45 मिनट बातें करता था। 6 घंटे 15 मिनट काम होता था। मुझे 8 नीचे ट्रेनिंग देते थे, मैंने 3 वापस दिए। मैंने कहा बच्चों का कैरियर बर्बाद होगा, काम ही नहीं है भाई, सही है। अच्छा यूनिलीवर में उल्टा सीन था, यूनिलीवर में भी जाता 11-12 बजे ही था, लेकिन 8 बजे भी 7 बजे भी वापसी, लेकिन घर पे भी काम करना पड़ता था, बट लर्निंग थी। इसी तरीके से फिर एक और लिस्टेड कंपनी में गया। तो सर पाकिस्तान में इंडस्ट्री में सुकून है, इंडस्ट्री में काम इतना, और सही माना में फर्स्ट हाफ में इंडस्ट्री में काम होता है, सेकंड हाफ में तो तफरियाँ चल रही होती हैं, इधर उधर रूम में बैठ के चाय पियोगे, ये सब सही है। लेकिन वही बात, सुकून है लेकिन पैसे उतने नहीं है जितने बाहर हैं। बाहर की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं ना सर, बेटा बाहर जो है ना सुट्टे के ब्रेक भी काउंट होते हैं। बाहर जो है ना दुनिया में, ये जो हम यहाँ पर होते, तुम लोग देखते होगे, यहाँ पे हम लोग भी थे, फर्म में भी लोग लंच पे हम लोग चले जाते 1-1 घंटे के, पौने घंटे के। बाहर आपको जो जॉब मिलेगी वो इनिशियली फर्म में ही मिलेगी, नहीं तो इंडस्ट्री। वहाँ पर पता है बाहर क्या कॉन्सेप्ट है, घोड़ा कहता है मंडे टू थर्सडे खूब रगड़ेगा तुम्हें, तो आएगा मेरे हिसाब से जाएगा, मतलब आएगा मेरे हिसाब से जाएगा तू काम खत्म होने के बाद। तो मेरे दोस्त बहुत सारे, मेजॉरिटी उसमें से कहते हैं, 10-20% होंगे जो स्वच्छ सुकून में कहते हैं यार हम लंच भी, वर्किंग लंच होता है वहाँ पे, लैपटॉप चल रहा है, साथ में हमने रोल बर्गर निकाल लिया, वो खा रहे। पूरे हफ्ते में 1 घंटे की प्रॉपर ब्रेक हम लोग लेते हैं, वो होती है जुम्मे की नमाज की, सही है सर। हाँ नमाज की यूँ 10-15 मिनट की ब्रेक मिल जाती है, लेकिन उसने कहा यार ये प्रेशर होता है, लेकिन पैसा बहुत है भाई। जब एक बंदा पाकिस्तान में जॉब पे होता है और बाहर जॉब पे होता है ना, तुम समझो बाहर वाला, अगर हम 60 साल की लाइफ में अगर सेविंग्स के हिसाब से देखेंगे ना तो नॉर्मल, बाकी अल्लाह का काम है जिसको जितना रिस्क, लेकिन अफेक्टिवली हमें यूँ देख के लगता है कि बाहर वाला कुछ नहीं कुछ ना तो उससे 5 गुना ज़्यादा अमीर होगा। पाकिस्तान में अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 60 साल तक की ज़िंदगी जी और रिटायरमेंट पे अगर उसने 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो बाहर वाले के पास 25 करोड़ रुपए होंगे। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन बाहर की दुनिया में फिर रहते हुए कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत हैं। यहाँ की ठंड नहीं बचाओगे, यहाँ की चीज़ें मिस भी करोगे, वो है।
सर ये बात हूँ इस पे बिजनेस। मैं बिजनेस के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ, तुम अपने आप को एवेल देखो, हर बंदा बिजनेस के लिए नहीं होता, सही है? अपने आप को एवेल्युएट करो। बिजनेसमैन मेरा तजुर्बा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ क्योंकि मैंने जॉब भी की, बिजनेस पे भी हूँ माशाल्लाह। तो सर बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके बारे में आप याद रखें कि सर उसके अंदर 3-4 क्वालिटीज़ हैं तो वो बिजनेसमैन बन सकता है, वरना उसके लिए जॉब बहुत अच्छी है। पहली क्वालिटी होनी चाहिए उसका रूटीन डिस्टर्ब हो, उसको फ़र्क ना पड़े। धंधे में, बिजनेस में कभी भी कोई भी टोपी आ जाती है। कोई रूटीन, अगर आप वो बंदे ना कि मुझे 9 बजे नाश्ता चाहिए, ये काम मुझे इस वक्त नहीं, तो आपको प्रेशर होता है, मसला होता है, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़ सर, दूसरी चीज़ फितरतन आप रिस्क ले सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग फितरतन रिस्क और बहुत सारे लोग फितरतन रिस्क ले सकते हैं अपने आप को। रिस्क मैं बताता हूँ क्या होता है सर, तो थोड़ी सी अजीब सी बात है। आपकी एक क्लास छूट जाए और आप इतने बेचैन हो जाओ कि आप बोले यार ज़िंदगी में बस सब कुछ ख़त्म हो गया, या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो आप बिजनेस वाले नहीं बन रहे हो। आपकी एक क्लास छूट जाए, आप कहो यार कोई मसला नहीं, अगले दिन, और आप कर भी नहीं, अगले दिन मैं कवर करूँगा, चाहे रिकॉर्डिंग से करूँ, चाहे किसी दोस्त को पढ़ूँ, और आप इतनी टेंशन नहीं ले रहे, तो ये आप प्रेशर में इतनी जल्दी नहीं आते हो, सही है? रूटीन आपका नहीं होना चाहिए, आप प्रेशर में नहीं, आप रिस्क ले सकते हो। भाई कोई ज़रूरी काम था, मैंने उस तरह से कोई हो गया तो कोई मसला नहीं है, रूटीन वाला आदमी। क्या तीसरी बात, आप राउंड द क्लॉक काम करने के आदी हो। क्या मतलब? सर मैं अपना काम करता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने रात के 1:30 बजे भी काम किया, और कभी ऐसा भी होता है मैं सुबह के 1:30 बजे तक काम नहीं करता। तो आप राउंड, आपका वही बात कि आपको बहुत सारी चीज़ों, यूनिलीवर ने हमारी आदत कर दिया, मैं कभी कभी 12 बजे भी काम आ जाता था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ बिजनेस में होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो अपने आप को पहचानो, रिस्क लेने के आदी हो, प्रेशर मैनेज कर सकते हो, बिजनेस में प्रेशर आ जाता है, सही है? और रूटीन तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाए तो तुम्हें फ़र्क ना पड़े। कभी कभी लंच 4 बजे भी होगा बिजनेस में, मीटिंग है तो कभी 5 बजे भी। अगर तुम्हें चाहिए कि यार 1 बजे मेरा लंच का टाइम है, वो हो जाए तो मसला है, सही है सर? नमाज जमात से पढ़नी, लेकिन कभी तुम्हें 1:15 बजे वाली जमात भी पढ़नी, कभी 1:30 वाली भी, कभी 2 वाली भी। ये सब चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करनी हो तो अपने आप को जाओ। और बिजनेस के हिसाब से बताऊं तो सर बिजनेसमैन शॉर्ट रन में तो शायद इससे भी कम कमाएगा, लॉन्गर रन में उम्मीद है इंशाल्लाह कि इससे तो आगे निकल ही जाएगा। बात आती है इससे, तो डिपेंड करता है। बिजनेसमैन कुछ केसेस में इसके बराबर भी आ सकता है, जॉब अब्रॉड वाले से ऊपर भी जा सकता है। तो ये बातें सारी की सारी डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। आज अपने माइंड में, अभी नहीं, जॉब अब्रॉड, जॉब इन पाकिस्तान और बिजनेस, कोई अपने आप को ये टोपी नहीं देगा कि भाई मैं बाहर जाऊंगा और थोड़े टाइम में आ जाऊंगा। ये बोलने की बात है। बाहर जाओगे ना फिर तुम्हें पाकिस्तान कचरा लगेगा, तुम बोलोगे यार ये टूटी फूटी रोड है, इधर रहूंगा मैं। मेरा एक दोस्त था, गया, मैंने कहा यार तू आ जाना बाहर, क्यों नहीं आता, मतलब फैमिली सब का। बोलता यार मैं ना, समझा यार तू परफ्यूम कितने का यूज़ करता है? मैंने कहा 3-4 हज़ार का। उसने कहा जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहता है भाई। उसने कहा जब मैं बाहर लेता हूँ ना तो मैं जो परफ्यूम यूज़ करता हूँ वो पाकिस्तानी 25-30 हज़ार का है। अब मेरा एक लाइफ स्टाइल सेट हो चुका है, उसको पाकिस्तान में आके नीचे लाना मुश्किल है। तो बाहर का जो डिसीजन होता है ना, समझो ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, सही है सर? तो अपने माइंड में आज से एक थॉट प्रोसेस शुरू करो, क्या करना है, बिजनेस इन पाकिस्तान, जॉब इन पाकिस्तान, या जॉब। जब ये माइंड मैपिंग होगी ना तो तुम जब आर्टिकलशिप के करीब होगे तो उस टाइम पे इंशाल्लाह तुम्हें और गाइड करेंगे कि अब तुम्हें आर्टिकलशिप में क्या करना चाहिए, किस हवाले से। क्लैरिटी लाओ, सही है सर? अभी शायद फौरन ना आए, थोड़े टाइम में तुम और क्लासें लो और हम इस किस्म की बातें करें तो आए। तो चलें सर, अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह कल होगी। कल पेपर किस किस का है? परसों है पेपर, परसों भी है, संडे तक रोज पेपर है। कितने लोगों का पेपर है कल भाई, और किस टाइम पे है? सबका अलग अलग टाइम पे, ऐसा? कितने लोग केएनएस के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जो FAR 1 का बना हुआ है? जो लोग नहीं हैं वो भी मिस इकरा से, कल की क्लास का टाइम या तो इकरा ने कहा या तो कल क्लास हम रखेंगे या तो हम परसों रखेंगे।
मोस्ट प्रोबेबली मेरा मानना ये है कि जिनकी क्लास कल की छूट भी जाएगी, बस कल एक क्लास लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे तो अगले हफ्ते लेंगे। सही है सर? रमज़ान के अगर हुई या तो कल होगी या तो परसों एक क्लास होगी, और जिनकी छूट जाएगी टेंशन ना ले, उनको हम कवर करवा देंगे। IAS 16 के बेसिक से शुरू करवाऊंगा कल में इंशाल्लाह। तो ये या तो कल या तो परसों ग्रुप में आपको इकरा बता देगी इंशाल्लाह। सारे बच्चे ग्रुप में भी आ जाएं, नहीं तो KNS के फेसबुक पेज पे आपको पता चल जाएगी। सही है सर? KNS का फेसबुक पेज। आज की क्लास में जो पढ़ा है उसको रिवाइज तो करने देगा ना 5 मिनट। सर आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है, हम क्लास में सीखेंगे कैसे हमें पास होना है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सर टेस्टिंग लेवल कितने होते हैं? T1 का मतलब होता है मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा। T2 का मतलब मैक्सिमम 20 नंबर, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा। और T3 25, लेकिन हमारे सिलेबस में प्रोफिशिएंसी लेवल 1 बेसिक्स नहीं है सिलेबस में, 2 चीता, 3 वैशी भी नहीं है। सही है सर? फिर आगे आए, हमने पढ़ा IAS और IFRS में किस चीज का फर्क है? सिर्फ नाम का। पहले आते थे IAS, अब क्या आते हैं IAS IFRS के आने के पर्पसेस क्या होते हैं? यूनिफॉर्मिटी और विंडो, मतलब जो चीज जैसी है उसको मैनिपुलेट ना करो, जो चीज जैसी है उसको वैसे दिखाओ। फिर हमने क्या पढ़ा सर? फिर हमने पढ़ा कि सर हमारे सिलेबस के अंदर जो 4-5 टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो आएंगे। फिर हमने पढ़ा एसेट क्या होता है? हर वो चीज जिसके हम मालिक हो, जिसपे हमारा हक हो। और हमने कहा अकाउंटिंग कहती है कंट्रोल, एबिलिटी टू यूज एंड रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम, और उसके साथ एंड वाली कंडीशन है कि उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट भी मिलते हो। तो अगली क्लास मैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही रखवाऊंगा, लेकिन जिनकी मिस होगी टेंशन ना लें, आपकी पूरी कवरेज की जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद अगली क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से होगी, क्योंकि मुझे पता है रमजान के 5-6 दिन तो तुम्हें सेट होने में लगेंगे, है ना सर? तो चलें सर, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो लोग पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।